Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRP Mokama Ghat. Let's continue our next topic, measures of government deficit or budgetary deficit. Okay, students, in previous video we have discussed about components of budget, means classification of revenue budget and classification of capital budget. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू बजट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बजटरी डेफिसिट यानी बजटीय घाटे, मीन्स जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उस बजट में किस तरह के डिफिसिट हो सकते हैं, ये डिफिसिट क्या होते हैं, एक्चुअल में व्हाट इज़ बजट डिफिसिट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिसिट क्या है। ओके, बजट के कंसर्न में या गवर्नमेंट जो अपना बजट प्रिपेयर करती है उस बजट में सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हाट इज डिफिसिट, आफ्टर देन टाइप्स ऑफ डिफिसिट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने जब बजट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, बजट का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पर कि व्हाट इज़ बजट, एग्जाम्पल दिया था मैंने फैमिली बजट का। तो बजट में हम क्या करते हैं, हम बजट प्रिपेयर करते समय, बजट तैयार करते समय हम अपनी जो इनकम अभी हमें अर्न नहीं हुई है, जो इनकम होने वाली है, इस इनकम का हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन कर लेते हैं, एक एस्टिमेशन कर लेते हैं। दूसरा, इस एस्टिमेट जो इनकम है, एस्टिमेशन ऑफ इनकम कर लेते हैं, और जो एस्टिमेटेड इनकम है स्टूडेंट, इसी एस्टिमेटेड इनकम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कर लेते हैं, इनकम एस्टिमेट कर लेते हैं, और उसी इनकम के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंडिचर भी एस्टिमेट कर लेते हैं। दोनों क्या है स्टूडेंट, प्लान्ड होते हैं कि हम इतना इतना हमें इनकम हो सकती है, और इस इनकम के अकॉर्डिंग हम इन आइटम्स पर, इन मदों पर इतना इतना इनकम को स्पेंड करेंगे। लेकिन क्या हम जो प्लान करते हैं, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो सकता है कि इनकम जो हमारी प्लान्ड है उतनी ही हो जाए, लेकिन क्या हम जो एक्सपेंडिचर स्टूडेंट अपने प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के लिए, क्या ये जरूरी है कि एक्सपेंडिचर भी उतने ही रहें जितना हमने एस्टिमेट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर को क्लियर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। कुछ एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर को हमें फेस करना होता है, जिन एक्सपेंडिचर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कभी कभी हमें बीच बीच में उस तरह के एक्सपेंडिचर्स भी वेयर करने पड़ते हैं। और ऐसे में क्या हो जाता है कि हमारे एक्सपेंडिचर जो हमने एस्टिमेट किए हैं वो कभी कभी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से कम हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट कभी कभी आपको 3 सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। पहला, जब आपके एक्सपेंडिचर और आपकी जो इनकम है दोनों इक्वल हों, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट, आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, हो सकता है कोई आपको ऐसा एक्सपेंडिचर
फेस करना पड़ जाए जिसको आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो जाएं, कोई एक्सीडेंटल नीड आ जाए सामने आपके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे और इनकम तो आपकी उतनी ही रहेगी क्योंकि इनकम फिक्स रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है स्टूडेंट कि आपने कोई एक्सपेंडिचर प्लान किया लेकिन आपको उस एक्सपेंडिचर को वेयर करना नहीं पड़ा, उसे फेस करना नहीं पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सपेंडिचर जितने आपने एस्टिमेट किए थे उससे कुछ कम रह जाएंगे, यानी सिचुएशन हो सकती है एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम। ये तीनों सिचुएशन आपको देखने को स्टूडेंट मिल सकती हैं कि नहीं, बताइए। हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम के बराबर हो सकता है कभी कभी आपके एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाए। ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, किसी रिलेटिव से बोरो करते हैं, उधार ले लेते हैं, या बैंक से उधार ले लेते हैं, अपनी सोसाइटी से उधार किसी से ले लेते हैं। ये सिचुएशन भी बन जाती है कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम हो जाता है। या कभी कभी ये सिचुएशन भी बन सकती है स्टूडेंट कि आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो लेस देन इनकम हो, यानी इनकम से कम रह जाएं। ये तीनों सिचुएशन बन सकते हैं स्टूडेंट। यही तीनों सिचुएशन सेम जो मैंने आपको फैमिली बजट में बताई हैं, यही सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के सामने भी हो सकती हैं, यानी ये तीन सिचुएशन गवर्नमेंट भी फेस करती है। कैसे और क्या कहते हैं उस समय हम, जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए इफ एस्टिमेटेड, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा करेक्ट कर लेना, एस्टिमेटेड दो जगह लिख गया है, फर्स्ट एस्टिमेटेड ही पढ़ना, इसको एक एस्टिमेटेड को कट कर देना, ठीक है। इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू एस्टिमेट गवर्नमेंट रिसीट्स, यानी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट जो बजट प्रिपेयर किया है, बजट जो तैयार किया है, उस बजट में गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं स्टूडेंट, अगर वो इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीप्ट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी स्टूडेंट, क्या होगी, रिसीप्ट। अगर गवर्नमेंट ऐसा बजट प्रिपेयर करती है जिस बजट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी रिसीट के बराबर होते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में इस तरह से बैलेंस है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, गवर्नमेंट की ना रिसीट्स सरप्लस हैं और ना ही गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, वो उसकी इनकम से ज़्यादा नहीं है। क्यों? दोनों में बैलेंस है। यानी अगर आप किसी भी तराजू पर दोनों तरफ इक्वल वेट रखेंगे तो तराजू क्या होगा, बैलेंस होगा कि नहीं। इसीलिए यहाँ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट्स है, तो ऐसे बजट को जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसीट्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। और देखिए वही लिखा है, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट, इट इज नोन एज बैलेंस बजट, यानी उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस बजट कहा जाएगा। दूसरी सिचुएशन, जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कम हों और उसकी रिसीट्स ज़्यादा हों, तो ऐसे बजट को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, सरप्लस बजट कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर लेस देन एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो कैसे हैं, लेस हैं एज कंपेयर टू एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हैं और रिसीट्स गवर्नमेंट की ज़्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो इनकम होगा वो क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा ना, गवर्नमेंट के पास इनकम बच जाएगी। क्यों? इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर
कम है तो सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने के बाद भी गवर्नमेंट पर कुछ ना कुछ इनकम बच जाएगी, जिसे हम सरप्लस इनकम कहते हैं। और ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहा जाता है। सरप्लस बजट क्या होगा? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रिसीट्स इज नोन एज सरप्लस बजट। क्लियर? दो सिचुएशन होगी। तीसरी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट्स हो, बताई थी भी तीन सिचुएशन। जब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट्स हो, बैलेंस बजट हो गया। जब एक्सपेंडिचर लेस देन रिसीट्स हो, सरप्लस बजट हो गया। और जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट्स हो, स्टूडेंट, इसे डिफिसिट बजट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? डिफिसिट बजट कहते हैं। क्लियर? देखिए यहां लिखा भी है, इफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर मोर देन, लिखा है इफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर मोर देन एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट से ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है? डिफिसिट बजट कहा जाता है। हिंदी में डिफिसिट बजट को क्या कहते हैं? घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो तीनों सिचुएशन आपके सामने आ गई। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट्स, बैलेंस बजट हो गया। एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसीट्स, सरप्लस बजट हो गया। और एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट्स, डिफिसिट बजट हो गया। क्लियर? और गवर्नमेंट क्या करती है? जब उसके बजट में डिफिसिट बजट होता है स्टूडेंट, जब भी गवर्नमेंट के बजट में डिफिसिट बजट होता है, तो इस डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है या कहीं से बारोइंग करती है। और बारोइंग कितनी तरह से गवर्नमेंट कर सकती है स्टूडेंट? आपको मैंने बताया गवर्नमेंट बारो कितनी तरह से? 3 तरह से कर सकती है। अपने सिटीजन्स से, यानी जो अपने कंट्री की पब्लिक है, पब्लिक से ले सकती है लोन, आरबीआई से लोन ले सकती है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री से भी लोन ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ये लोन लेती कब है? जब बजट में डिफिसिट होता है, यानी डिफिसिट बजट होता है। तो इसी डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट? बोरोइंग करती है। क्लियर? और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज, मोर देन कंट्रीज क्या करती हैं? डिफिसिट का बजट बनाती हैं, जान के डिफिसिट करती हैं बजट में। क्लियर? क्यों? ताकि जब डिफिसिट का बजट बनेगा, घाटे का बजट बनेगा, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? लोन लेगी। और लोन लेकर जब ये पैसा लोन का खर्च करेगी, तो ये पैसा कहाँ जाएगा स्टूडेंट? पब्लिक के पास जाएगा। और पब्लिक क्या करेगी? गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, ताकि इकोनॉमी में और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। इकोनॉमी में जो आउटपुट है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड यूज टू डिफिसिट बजट। क्लियर? सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा बजट तैयार किया जाता है? घाटे का बजट तैयार किया जाता है, डिफिसिट बजट तैयार किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, उस घाटे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करेगा। और जब ये नया अरेंजमेंट यानी लोन मान लीजिए गवर्नमेंट लोन लेती है, तो इस लोन से क्या होगा स्टूडेंट्स? पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। क्लियर? तो मैंने आपको बजट की 3 सिचुएशन बता दी। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डिफिसिट बजट। इस डिफिसिट बजट को ही स्टूडेंट
जब गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरह से बनाती है कि उसमें डिफिसिट हो जाए, जब उसमें डिफिसिट हो, तो ये जो डिफिसिट होते हैं बजट में स्टूडेंट, ये 3 टाइप के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को जो बजट डिफिसिट है इसी को बजटरी डिफिसिट कहा जाता है या मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट कहा जाता है। अब हम इस डिफिसिट बजट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिसिट को स्टडी करेंगे। ओके, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है नीचे, डिफिसिट बजट आल्सो नोन एज बजटरी डिफिसिट और गवर्नमेंट डिफिसिट, यानी गवर्नमेंट जो डिफिसिट का बजट बनाती है इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बजटरी डेफिसिट कहा जाता है। तो ये बजटरी डिफिसिट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बजटरी डिफिसिट क्या होंगे, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, बजटरी डिफिसिट होंगे। अब अलग अलग टाइप से जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इन बजटरी डिफिसिट्स को अलग अलग टाइप से कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं स्टूडेंट, तो इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनके नेम अलग अलग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के बजट डिफिसिट हैं आगे हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ हेडिंग दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बजटरी डिफिसिट, यानी नेचर के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो बजट हैं, इन बजट को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए बजटरी डेफिसिट हेडिंग दिया, तो इसमें पहला टाइप क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जब भी हम रेवेन्यू कंपोनेंट से हम डिफिसिट को कैलकुलेट करेंगे तो उस डिफिसिट को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा। दूसरा फिस्कल डिफिसिट, हिंदी में इसे वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा कहते हैं स्टूडेंट्स, वित्तीय घाटा या राज्यकोषीय घाटा बोलते हैं। तीसरा प्राइमरी डिफिसिट, यानी प्राइमरी डिफिसिट मीन्स होता है प्राथमिक घाटा। तो बजटरी डिफिसिट में स्टूडेंट डिफिसिट को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं स्टूडेंट, और इनके अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले हम रेवेन्यू डिफिसिट को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया जब बजटरी डिफिसिट को रेवेन्यू कंपोनेंट से कैलकुलेट किया जाएगा तो उस डिफिसिट को क्या कहेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट कहेंगे। और डिफिसिट हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, ऐसे ही बताया था कि वेयर या व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स इज नोन एज बजटरी डिफिसिट। तो देखिए एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, चूंकि हमें रेवेन्यू डिफिसिट को पढ़ रहे हैं तो हम इनको किस कंपोनेंट पे निकालेंगे, रेवेन्यू कंपोनेंट पे। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर कौन सा लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे, और रिसीट्स कौन सी लेंगे, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स ही लेंगे। और इस तरह से जब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसी को क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा। यानी हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to difference between revenue expenditure and revenue receipts, यानी when revenue expenditure is more than revenue receipts it is known as
रेवेन्यू डिफिसिट। समझ गए? देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होंगे तो इस अंतर को स्टूडेंट क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा। यानी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and revenue receipts is known as revenue deficit। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? रेवेन्यू डिफिसिट कहलाता है। क्लियर? देखिए हमने यहाँ इसे नीचे फॉर्मूले के बेस में भी लिखा है, आर डी मीन्स रेवेन्यू डिफॉल्ट डिफिसिट, यानी आर डी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। यानी आपको कभी डेटा में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो और रेवेन्यू रिसीट्स दिया हो स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों डेटा की हेल्प से रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए और ये डिफरेंस क्या होगा? रेवेन्यू डिफिसिट के इक्वल होगा। ओके, आई होप आपको रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिफिसिट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट डिफिसिट हमारा क्या है? फिजिकल डेफिसिट है। यानी हिंदी में मैंने आपको क्या बताया? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोष, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट फिजिकल डिफिसिट को समझने के लिए आपको जो मैंने कैपिटल रिसीट्स बताए थे, कैपिटल रिसीट्स को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था? कैपिटल रिसीट्स में आपको बताया था सबसे पहले गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी रिसीट्स जो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी क्रिएट कर दे या फिर गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उनमें कमी कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। और इन कैपिटल रिसीट्स में कई सब कंपोनेंट लिखवाए थे मैंने, जैसे गवर्नमेंट वारोइंग बताया था, दूसरा मैंने आपको, मैं 3 मेजर कंपोनेंट लिखता हूं, बताए कई थे मैंने। तीसरा रिकवरी ऑफ लोन्स बताया था और तीसरा हमने डिसइन्वेस्टमेंट बताया था। याद आ रहा है? तो इन कैपिटल रिसीट्स में स्टूडेंट्स जो रिकवरी ऑफ लोन्स है या डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनको आप टोटल रिसीट्स में काउंट करेंगे। लेकिन फिजिकल डिफिसिट मैंने अभी आपको जब बताया था कि जब गवर्नमेंट को बजट में डिफिसिट होता है तो उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है, उधार लेती है। तो एक तरह से ये जो बोरोइंग है स्टूडेंट्स, ये बोरोइंग कभी ना कभी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को वापस करनी होगी, उनका रीपेमेंट करना होगा। लेकिन जो रिकवरी ऑफ लोन्स है, ये पैसा जो लोन गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को या किसी यूनियन टेरिटरी को या किसी विदेशी को जो लोन दिया होगा, अपना पैसा उन्हें उधार दिया होगा, उसी पैसे की वापसी हो रही है। इसको गवर्नमेंट को दोबारा पेमेंट नहीं करना है, या गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये जो दोनों
लास्ट के आइटम्स हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स शॉर्ट में लिख देता हूँ। कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको 3 तरह के बताए। एक, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। दूसरा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के ने जो लोन दिए होते हैं उन लोन्स की क्या होता है, रिकवरी हो जाती है। ये भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट था। तीसरा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो कैपिटल गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स होंगे, टोटल रिसीट्स मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, दोनों रिसीट्स में जब हम दोनों रिसीट्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल रिसीट्स मिल जाता है। ओके, तो जब फिजिकल डिफिसिट को स्टूडेंट कैलकुलेट किया जाता है तो हम टोटल रिसीट्स में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बोरोइंग जो हैं ये गवर्नमेंट को इन फ्यूचर कभी ना कभी जिससे बोरो किया उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे बोरोइंग क्या करती हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं। ठीक है, लेकिन जो रिकवरी ऑफ लोन्स है या जो डिसइन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, बल्कि गवर्नमेंट के जो असेट्स होते हैं उन असेट्स को रिड्यूस कर देता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये रिकवरी ऑफ लोन से जो अर्निंग्स हुई हैं, रिसीट्स हुई हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिसीट्स हुई हैं, उस पैसे को वापस करना नहीं होता। यानी ये रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही पैसा होता है, लेकिन जो बोरोइंग है ये गवर्नमेंट के पैसा नहीं होता। क्यों? इसे आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट ईयर, कभी ना कभी गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना होगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि जब गवर्नमेंट के बजट में डिफिसिट होता है तो उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। तो ये बोरोइंग गवर्नमेंट के अपनी अर्निंग्स नहीं होती हैं, ये कभी ना कभी रीपेमेंट हो जाता है। तो जितना भी हम बोरो करते हैं स्टूडेंट, ये बोरो किया जाता है, जितना भी गवर्नमेंट लोन लेती है, ये लोन ही गवर्नमेंट के बजट का एक्चुअल डेफिसिट होता है। एक्चुअल डेफिसिट होता है, और इस एक्चुअल डेफिसिट को ही स्टूडेंट क्या कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, गवर्नमेंट के बजट में जब भी डिफिसिट होता है, यानी गवर्नमेंट जब बजट का डिफिसिट का बजट बनाती है तो उस बजट डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है, लोन लेती है। और जितना गवर्नमेंट लोन लेती है, उधार लेती है, वही उस उधारी को, उन बोरोइंग्स को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। तो आपको इन बोरोइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या करना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को घटाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों शामिल होंगे, लेकिन उसमें हम बोरोइंग को शामिल नहीं करेंगे, बोरोइंग को एक्सक्लूड रखेंगे। तभी हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स विदाउट बोरोइंग का जो डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस ही क्या होगा स्टूडेंट, फिजिकल डेफिसिट होगा। और देखिए इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कुल टोटल एक्सपेंडिचर, उसकी
टोटल प्राप्तियों, टोटल रिसीट्स जिनमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है। यानी जब भी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की बिना वारोइंग के, विदाउट वारोइंग टोटल रिसीट से ज्यादा होता है, या उनका डिफरेंस जो होता है, यानी किसका डिफरेंस, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स विदाउट बारोइंग का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, उस डिफरेंट को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, फिजिकल डिफिसिट कहेंगे, ठीक है। यहां देखिए फार्मूले में लिखा हुआ है एफ डी, एफ फॉर फिजिकल, डी फॉर डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर यानी ये माइनस, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट्स का डिफरेंस निकालने के लिए आपको टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट्स को माइनस करना होगा। इसीलिए यहां देखिए लिखा माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी आप जो टोटल रिसीट्स लेंगे इसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी होंगी और कैपिटल रिसीट्स भी होंगी, लेकिन इसमें कैपिटल रिसीट्स में आपको बारोइंग को शामिल नहीं करना है, उनको एक्सक्लूड करना है, उनको नहीं ऐड करना है। तो जब भी आप बारोइंग के बिना गवर्नमेंट की टोटल रिसीप्ट्स को टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे तो दोनों का जो डिफरेंस स्टूडेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिजिकल डेफिसिट मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा या ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिफिसिट है। इसे फिजिकल डिफिसिट को स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव डिफिसिट भी बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिसिट बोला जाता है। और ये एक ऐसा टूल है, फिजिकल डिफिसिट ऐसा टूल है जिससे गवर्नमेंट के एक्चुअल डिफिसिट को मेजर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिजिकल डिफिसिट क्या है? फिजिकल डिफिसिट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफिसिट, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ गवर्नमेंट बजटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल डिफिसिट को मेजर करने का क्या है? फिजिकल डिफिसिट है। गवर्नमेंट का या अदर कंट्रीज का सबसे ज्यादा फोकस अपने बजट में किस पर रहता है? फिजिकल डिफिसिट को ऊपर रहता है, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करने पर रहता है। जिस गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट जितना ज्यादा होता है उस कंट्री को उतना ही वीक माना जाता है। जिस कंट्री का फिजिकल डिफिसिट जितना कंट्रोल्ड होता है उस कंट्री को उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। तो किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है स्टूडेंट? फिजिकल डिफिसिट ही है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यानी सबसे विस्तृत जो मेजरमेंट ऑफ डिफिसिट है वो क्या है? फिजिकल डिफिसिट ही है। क्लियर है? तो आई होप आप फिजिकल डिफिसिट को सीख गए होंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल डिफिसिट को कई तरह से लिखा जा सकता है। ऐसे देखिए ऊपर का जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा स्टूडेंट? टोटल एक्सपेंडिचर यानी TE इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी हम टोटल एक्सपेंडिचर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए वही नीचे लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या लिख दिया है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो टोटल रिसीट्स हैं इनको रिवेन्यू प्लस कैपिटल लिखा जा सकता है। तो यहाँ माइनस रहेगा जो ये है, और यहाँ हमने टोटल रिसीप्ट्स को कैसे लिख दिया? रिवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, लेकिन विदाउट बारोइंग। कैपिटल रिसीट्स में बारोइंग को ऐड नहीं करना है। क्लियर है? इसे और भी दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे,
जो फार्मूला यहाँ हम लोगों ने लिखा है इसी के हम सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे आ जाएगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस रिसीप्ट्स रिवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस कैपिटल रिसीट्स विदाउट बोरोइंग हो जाएगा। समझ गए? अब आप इनको बैलेंस कर लीजिए। रिवेन्यू कंपोनेंट को एक तरफ ले आइए और कैपिटल कंपोनेंट को एक तरफ ले आएंगे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहीं रहेगा। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहीं रहेगा। अब देखिए रिवेन्यू रिसीट्स यहाँ है और कैसा है माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस रिवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो प्लस है इसलिए ये क्या हो गया प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये माइनस कैपिटल रिसीट्स विदाउट बोरोइंग है तो यहाँ देखिए माइनस कैपिटल रिसीट्स विदाउट बोरोइंग हो गया। ठीक है, इसी को हमने अरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो टर्म है ये जो मिला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट डेफिसिट जो पढ़ा था रिवेन्यू डिफिसिट जो पढ़ा था स्टूडेंट वो क्या था, यही तो था डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीट्स इज नोन एज रिवेन्यू डिफिसिट। यानी ये क्या है रिवेन्यू डेफिसिट का ही फार्मूला है। यानी हम इस इतने से फार्मूलों को रिप्लेस किससे कर सकते हैं रिवेन्यू डिफिसिट से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम इसकी जगह पर रिवेन्यू डिफिसिट भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही लिखा है रिवेन्यू डिफिसिट। अब ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे रिवेन्यू डिफिसिट आ गया प्लस जो यहाँ लिखा था वैसे ही लिख दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स विदाउट बोरोइंग। तो ये एक नया फार्मूला सेम वही कॉन्सेप्ट पर एक नया फार्मूला नए तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो डिफिसिट जो स्टूडेंट्स जो फिजिकल डिफिसिट है उसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं और कभी कभी इसका जो न्यूमेरिकल आता है वो इनमें से किसी भी फार्मूले बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसको अच्छे से सीखेंगे कि ऐसा ये क्यों हुआ। अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफिसिट हमारा है प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट डिफिसिट हमारा क्या है प्राइमरी डिफिसिट है। तो ये क्या होता है प्राइमरी डिफिसिट रिफर्स टू द डिफिसिट ऑफ करेंट ईयर। यानी प्राइमरी डिफिसिट किसे रिफर्स करता है करेंट ईयर के जो हमारे करेंट ईयर का डिफिसिट है उसको रिफर्स करता है। एंड प्राइमरी डिफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट। यानी और प्राइमरी डिफिसिट किसे रिफर्स करता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट ऑफ करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी प्राइमरी डिफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो करेंट ईयर है यानी जिस ईयर के आप बजट की बात कर रहे हैं उसी ईयर का जो फिजिकल डिफिसिट है उस फिजिकल डिफिसिट में से आप जो प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं तो उन लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। बताया था आपको, आप जब भी बैंक से या किसी से भी लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी जब भी किसी पर्सन से पब्लिक से आरबीआई से या किसी फॉरेन कंट्री से लोन लेता है स्टूडेंट्स तो हमारी गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो करेंट ईयर का जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें से अगर हम गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस ईयर में मान लीजिए हम 2020 और 21 की बात कर रहे हैं तो 2020-21 में जो फिजिकल डिफिसिट यानी एफडी है इसमें से गवर्नमेंट ने 2019-20 या उससे पहले जो भी लोन लिए हैं तो 2020 में 21 में इन लोन्स पर क्या होगा इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो
तो 2020 में गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस ईयर के लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट किया है, अगर हम उस इंटरेस्ट पेमेंट को 2020-21 के फिजिकल डिफिसिट में से माइनस कर दें तो हमें इसी साल का सेम ईयर का यानी 2020-21 का एक्चुअल डिफिसिट कैलकुलेट हो जाएगा, हमें एक्चुअल डेफिसिट ऑफ बजट मिल जाएगा। और इस एक्चुअल डेफिसिट ऑफ बजट को ही डेफिसिट ऑफ बजट को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्राइमरी डिफिसिट कहा जाता है। यानी प्राइमरी डिफिसिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट ऑफ करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर पर इंटरेस्ट पेमेंट और करेंट ईयर के फिजिकल डिफिसिट का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, वही क्या है? प्राइमरी डिफिसिट होता है। और ये हमें क्या देता है? करेंट ईयर के एक्चुअल डिफिसिट की इमेज रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी आपको प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करना हो तो आप लिखेंगे P फॉर प्राइमरी, D फॉर डिफिसिट, PD इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक लोन। आप इस लाइन को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। यानी जब भी प्राइमरी डिफिसिट आपको कैलकुलेट करना हो तो आप करंट ईयर के फिजिकल डिफिसिट और प्रीवियस ईयर पर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये डिफरेंस ही क्या होगा? प्राइमरी डिफिसिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में स्टूडेंट्स बजटरी डिफिसिट को डिस्कस कर लिया है। बजटरी डिफिसिट में मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज़ बजट डिफिसिट या डिफिसिट बजट। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बजट को डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन बजट में हम लोगों ने 3 तरह के बजट्स को डिस्कस किया, जिसमें पहला बजट हमारा पहला डिफिसिट क्या था? रिवेन्यू डिफिसिट, दूसरा फिजिकल डिफिसिट एंड थर्ड प्राइमरी डिफिसिट। इसके बाद हमने 1 बाय 1 तीनों टाइप्स के डिफिसिट को डिस्कस किया आपके साथ। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों डिफिसिट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। कोई समझने में प्रॉब्लम है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कोई डाउट है मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इन डिफिसिट से, बजटरी डिफिसिट से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, थैंक यू।